दोस्तों नमस्कार। ज्ञानवापी का मुद्दा दोबारा से गरमाने लगा है। कारण बहुत सिंपल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी और अब विवाद इस बात का है कि क्या यह रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए या नहीं। अदालत ने यह कहा है कि हम दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट शेयर करेंगे और इसको फिर पब्लिक भी किया जाएगा। 900 पेज के आसपास की यह रिपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको और हमको समझने की है कि इस आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, इसमें किन बातों को कवर किया गया होगा। हालांकि कुछ तस्वीरें अभी मीडिया में आने लगी हैं, कुछ पेजेस हैं उस रिपोर्ट के जिसके बारे में चर्चा हो रही है, करीब 8-10 पेज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एएसआई का जब भी कोई सर्वे होता है तो वो किन बातों को ध्यान में रख के किया जाता है, ये जानना भी जरूरी है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह से अगर हम उस रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कंफ्यूजन ना हो। उसमें करीब 8 ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो 8 बातें क्या हैं, क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 16 मई 2022 को पहली बार जो ज्ञानवापी में शिवलिंग का मुद्दा उठा था, जब वहां पे उसकी सफाई कराई गई और वहां जब शिवलिंग की बात सामने आई तो मुस्लिम पक्ष ने कहा ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। उसके बाद इस बात का जोर पकड़ा गया कि भाई ये अगर फव्वारा है लेकिन इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर, सब कुछ शिवलिंग से मिलता है, इसका मतलब तथ्यों को छुपाया जा रहा है। और फिर हिंदू पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि एएसआई के द्वारा इसका सर्वे होना चाहिए। 21 जुलाई 2023 को कोर्ट ने, जो लोकल कोर्ट था, उन्होंने आदेश दिया कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। इसके विरोध में अगस्त 3, 2023 को मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया कि यहां पे सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सच जानने में अगर सर्वे की जरूरत है तो ऐतराज कैसा। तो मुस्लिम पक्ष की बात को उन्होंने दरकिनार किया और सर्वे के जो आदेश थे लोअर कोर्ट के, उसको वैध बताया। अगले ही दिन 4 अगस्त 2023 को दोबारा जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि इस सर्वे के ऊपर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सर्वे को रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं, सर्वे होने दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी तो आए सामने, तभी तो पता लगेगा कि ये विवाद है भी या नहीं है। और ये जब बातें हुई तो पूरा प्रोसेस चलता रहा और 21 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट की गई। और जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तब उसमें यह कहा गया कि यह भी बंद लिफाफे में रिपोर्ट है, अब इसको सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इस पे आदेश के मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा कि इसको सार्वजनिक किया जाए। अदालत ने यह कहा कि हम दोनों पक्षों को रिपोर्ट देंगे, आपको जो भी उसमें ऑब्जेक्शंस हैं आप वो दर्ज करा सकते हैं और हम ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी करेंगे क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है। 25 तारीख तक 11 एप्लीकेशंस लोकल कोर्ट में गई थी जहां पे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है कि हमें इस रिपोर्ट की कॉपीज चाहिए। ये अभी तक की स्थिति थी कि रिपोर्ट जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके बारे में क्या कानूनी पेचीदियां रही हैं। लेकिन दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सूनर और लेटर आने वाले कुछ दिनों में हमें ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती हुई दिखेगी। और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और चाहे वो हिंदू पक्ष के पास जाए या मुस्लिम पक्ष के पास जाए, आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि जब एक बार आप इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को अपनी कम्युनिटी में शेयर ना करे या मुस्लिम पक्ष उसको शेयर ना करे। ये सूनर और लेटर रिपोर्ट सार्वजनिक होगी ही, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे में होता क्या है। मैं 8 मुद्दे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में होती हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि जब आपको ये रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिले
तो आप इस रिपोर्ट को कैसे एनालिसिस करना है आप खुद अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे उन जगह पे कराया जाता है जहां पे क्लियर एविडेंस या विटनेस नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस तरह की स्थितियों का, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो या लोकेशंस हो या साइट्स हो, उनकी स्टडी करता है ये जानने के लिए कि जो वहां पे एक्टिविटीज हुई वो क्या थी, क्या वहां पे पहले इंसान थे या नहीं थे, किस तरह का वहां पे आर्टिफैक्ट्स थे, क्या वहां पे सामाजिक व्यवस्थाएं थी। इन सब को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिटेल्ड में आज जो मॉडर्न साइंस के टूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को करता है। अयोध्या के मामले में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जब वो ढांचा टूटा तो ये कहा गया कि नहीं, ये मस्जिद थी, यहां मंदिर नहीं था। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहां पे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने जब वहां पे पूरी तफ्तीश करी तो 1360 उनको डिस्कवरीज मिली, जिससे ये प्रूव हुआ कि वहां पे हिंदू मंदिर था। और जो बाबरी मस्जिद है ये हिंदू मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी, वहां पे कोई बंजर जमीन नहीं थी। इसकी डिटेल चर्चा मैं अपने एक दूसरे वीडियो में कर चुका हूं, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिटेल में डाल दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम होता है वो ये देखना कि साइट आइडेंटिफिकेशन, कि जो बात कही जा रही है क्या वास्तव में वो है या नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में आपको इस बात को समझना होगा कि साइट तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। जैसे मोहनजोदड़ो की आपने बात सुनी, बाकी पुरातत्व की बात सुनी, आपने कभी कभी डायनासोर के डिस्कवरी की बात सुनी, तो कहा जाता है कि वहां पे हमने जब खुदाई करी तो नीचे अवशेष मिले। वो एक रैंडम सर्वे होता था और उसकी जब डिटेल खुदाई की जाती थी तो नीचे उसको प्रूव करने में हेल्प मिलती थी अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते थे तो। लेकिन यहाँ पे साइट को लेके प्रॉब्लम नहीं है। साइट बहुत क्लियर है कि हम ज्ञानवापी में जो ढांचा बना हुआ है मंदिर के ऊपर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली जो बात है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में वो ये है कि लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल आर्कियोलॉजिकल साइट्स बेस्ड ऑन सरफेस इंडिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। अब थैंकफुली अगर आप इस साइट को देखें तो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि कहाँ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपको करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट जो सर्वे है वो इस बात को ध्यान देगा, वो है साइट डॉक्यूमेंटेशन, कि वहां का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है साइट का, वहां मंदिर है तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना ऊंचा है, वहां पे जो मंदिर की दीवारें हैं वो कितनी ऊंची हैं, उसके ऊपर जो गुंबद बने हैं वो कितने ऊंचे हैं, क्या वहां पे दीवारें तोड़ी गई या कुछ और किया गया। इन सब चीजों का जो साइज है, लेआउट है, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी डिटेल्ड मैपिंग और फोटोग्राफी जो की जाएगी उसको साइट डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये किया होगा। तो आपको इस रिपोर्ट में बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखेंगे, बहुत सारे लाइन डायग्राम्स भी मिलेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस भी मिलेंगे। तो जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वहां पे लाइन डायग्राम्स हैं, डिस्टेंसेस दिए गए हैं और जो बाकी चीजें दी गई हैं, ये उस साइट के डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा क्योंकि मंदिर है, मंदिरों पे कलाकृतियां हैं, वहां पे और बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी, तो आर्टिफैक्ट एनालिसिस, जो जिसको ऑब्जेक्ट एनालिसिस, जो भी वहां पे आर्टिस्टिक चीजें हैं, चाहे वहां पे स्क्रिप्ट लिखी होगी, चाहे वहां पे मूर्तियां होंगी और कलाकृतियां होंगी, दीवारों पे कुछ बना होगा, ये आर्टिफैक्ट का एनालिसिस भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में आएगा। अगर वहां पे दीवारों पे कलाकृतियां हैं तो आप ये मान सकते हैं कि मस्जिद में कोई हिंदू देवी देवताओं की तो कलाकृतियां नहीं बनाएगा। ये चीज प्रूव करेगी कि जो वहां बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस समाज को या किस कल्चर को या किस रिलीजन को बताते हैं। ये डिटेल में समझने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे में देखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया, क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि वहां पे सोसाइटी कौन सी थी, कितनी पुरानी है, किस तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हर एरिया का आर्टिफैक्ट अलग है। अगर मान लीजिए कि वहां पे
औरंगजेब ने या बाबर ने कोई आर्टिफैक्ट बनाए, अगर दीवारों पे हिंदू कलाकृतियां हैं और वो मुस्लिम कलाकृतियों से मेल नहीं खाती हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि औरंगजेब ने वहां पे जानबूझ के हिंदू कलाकृतियां बनाई? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो कट्टर हिंदू विरोधी था। इसीलिए उसने इतने हत्याकांड कराए, इतने लोगों को मरवाया और इतने सारे हिंदू मंदिर तुड़वाए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि औरंगजेब या उसके किसी सैनिक ने या उसके किसी जो अफसर ने, जो उसके सेनापति थे, उन्होंने वहां पे कोई हिंदू कलाकृतियां बनाई होंगी। तो ये जो आर्टिफैक्ट एनालिसिस है, ये भी बताएगा कि उस स्ट्रक्चर का आधार क्या है। इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आपको देखने को मिलेगी, वो है वहां पे, क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, तो सॉइल स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि जो मंदिर बना है वहां नीचे जो सॉइल है, जो कॉम्पैक्शन है, क्योंकि यहाँ मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं है, वहां पे डैमेज करने की बात नहीं है, लेकिन वहां की जो फ्लोरिंग है, वहां पे जो पुरानी बिल्डिंग में जो जाले लगे होंगे, मिट्टियां पड़ी होंगी, उस पे कुछ और कचरा जमा हो गया होगा, जो जो चीजें आसानी से बगैर स्ट्रक्चर को डैमेज किए अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उन पत्थरों को हटाया होगा, उनके नीचे जाने की कोशिश की होगी, या तहखाने होंगे उनमें जाके जानने की कोशिश की होगी, तो ये पता लगेगा कि वहां किस तरह की सॉइल है और वो कब से है, क्योंकि विद टाइम लेयरिंग उस पे हो जाती है। और वहां पे जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, उससे ये पता लगेगा क्रोनोलॉजिकली कि यहाँ पे जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन था, किस तरह की मिट्टी थी, क्या वहां पानी था, क्या वहां कभी बाढ़ आई थी, क्या वहां पे कोई फ्लडिंग हुआ था। ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे में सामने आएगी। तो अब ये देखना होगा कि क्या स्थिति वहां पे निकल के आती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक और आती है एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि वहां पे जो आसपास की जगह है उनमें एनवायरमेंट कैसा था, वहां ह्यूमन एक्टिविटीज क्या थी, नेचुरल लैंडस्केप क्या थे, क्या वहां पे हिंदू समाज रहता था, अगर हिंदू समाज रहता था तो उसके आसपास अचानक मस्जिद कैसे आ गई, वहां पे आसपास और भी मंदिर थे, उनके बीच में अचानक मस्जिद कैसे आ गई। ये सब चीजें उसका जो इकोसिस्टम था उस बिल्डिंग के आसपास का, उसको भी स्टडी किया जाता है, ये समझने के लिए कि जो स्ट्रक्चर बना था उसका उस समय जो वर्तमान समाज था उससे उसका क्या लेन देन था, किस तरह का उसका संबंध था। अगर वहां पे कोई हिंदू राजा रहा होगा या वहां पे कोई हिंदू समाज रहा होगा, तो अचानक वो मस्जिद क्यों बनाएंगे, और वहां पे जब मस्जिद बनी थी उससे पहले जो लोग रहते थे उनके नाम क्या थे, वहां पे किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, कौन उस जमीन के आसपास की जो जमीनों के मालिक थे उनके नाम क्या थे। बहुत सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन में उस समय के एनवायरनमेंट को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है जियोफिजिकल सर्वे, कि बगैर जमीन को तोड़े काटे जमीन के नीचे क्या है। अब आपको वहां की फाउंडेशन देखनी है। अगर मान लीजिए वहां पे मस्जिद दिखती है, लेकिन मस्जिद का पिलर कहाँ है, क्या वो पिलर अलग से कोई स्ट्रक्चर बना है, या पूरा मस्जिद का जो गुंबद है वो पूरा का पूरा मंदिर की दीवारों पे अटका हुआ है, या मंदिर की दीवारें बाहर रह गई, अंदर एक नया पिलर बनाया गया, नया स्ट्रक्चरिंग की गई, या पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर इसको सुपर इम्पोज किया गया। ये सब चीजें पता लगेंगी जब वहां का जियोफिजिकल सर्वे होगा। जमीन के नीचे की स्थिति क्या है, क्या वहां पे कुछ और चबूतरा था, वहां पे कोई और चीज थी, जैसा कि अयोध्या में निकल के आया कि वहां पे ईसा से 13 शताब्दी पहले भी एक हिंदू स्ट्रक्चर था, और उसके बाद जब पता लगा तो 1 से 2 शताब्दी पहले भी, उसके बाद फिर 10वीं शताब्दी में भी, और जो मस्जिद बनी थी वो 16वीं शताब्दी में बनी थी। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना था। तभी ये प्रूव हो पाया कि जो बाबरी ढांचा था वो हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था, वहां कोई बंजर जमीन नहीं थी। इसी तरह से ये जियोफिजिकल सर्वे बताएगा कि क्या ये जो गुंबद दिख रहे हैं, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है या कहा जा रहा है, ये वास्तव में मस्जिद है या हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। एक चीज और जो समझने की है वो है
कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, कि जहां पे वो बिल्डिंग है वहां का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहां का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्ञानवापी शब्द क्या कहीं मुस्लिम संस्कृति में आया है आज तक? क्या अरब में या कुरान में कहीं ज्ञानवापी लिखा गया है? ये अपने आप में जब कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, तो ये पता लगता है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नाम की मुस्लिम संस्कृति में तो कोई शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानवापी शब्द जो है ये हिंदी और संस्कृत का शब्द है। ये मुस्लिम शब्द नहीं है, ना ये पर्शियन शब्द है, ना ये अरबिक शब्द है, ना ये उर्दू का शब्द है। तो ज्ञानवापी कहने का औचित्य क्या था? एक मुस्लिम आक्रांता जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, वो हिंदी या संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेगा मस्जिद को बनाने के लिए? ये अपने आप में कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये जो पूरा विवाद है, ये डिस्प्यूटेड जो साइट है, उसके पीछे एक आधार है कि ये डिस्प्यूट क्यों है। क्योंकि वहां पे हिंदू संस्कृति को तोड़ के, हिंदू मंदिरों को तोड़ के उस पे मस्जिद सुपर इम्पोज की गई थी उस राजा के द्वारा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड और जिसकी अपनी डायरी, अगर आप उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ एकमात्र ज्ञानवापी नहीं था, मथुरा में भी इसी तरह का जघन्य अपराध किया गया था। अब सवाल यह है कि जो ऊपर का ढांचा है और जो नीचे का ढांचा है, क्या वो एक ही समय था? क्या वो दीवारें एक ही टाइम की थी? अब इसको जानने के लिए डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। डेटिंग टेक्निक होती है जिसको आप कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, सैंपल लिया जाता है, या वहां पे इसी तरह की बातों को समझने के लिए कि कौन सी बिल्डिंग पे है। अब ये भी तो हो सकता है कि आप अगर इस बात को देखें कि नीचे की जो दीवारें हैं वहां मान लीजिए डेटिंग आती है कि वो तो 2000 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी है, और जो ऊपर का गुंबद है वो पता लगता है तो 300 साल पुराना है। तो क्या कोई इस बात को समझेगा कि पहले 1000 साल पहले दीवारें इसलिए बनाई गई थी कि 600 साल बाद इसके ऊपर गुंबद बनाया जाएगा और ये मस्जिद बनेगी? क्या लॉजिक समझ में आता है? तो ये जो डेटिंग टेक्निक है ये बताने की कोशिश करेगी, चाहे वो स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस हो जिसमें कलाकृतियों की भी डेटिंग की जाएगी कि अंदर जो वस्तुएं मिली हैं उनकी कार्बन डेटिंग से पता लगेगा वो कितने पुराने हैं, शिवलिंग कितना पुराना है, मूर्तियां कितनी पुरानी हैं, और जो ऊपर गुंबद है वो कितना पुराना है। जब ये डेटिंग सामने आ जाएगी तब ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये दो अलग अलग समय काल में ये चीजें बनी हैं। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक ही स्ट्रक्चर है और ये मस्जिद ही है। अगर दो अलग डेट्स हैं इसका मतलब इसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल रहा है और मंदिर का स्ट्रक्चर अलग था और बाद में कई सालों बाद, कई दशकों बाद या शताब्दियों बाद उसके ऊपर गुंबद तामीर किया गया, जो औरंगजेब जैसे राजाओं का काम था, हिंदू मंदिर तोड़ के उन पे मस्जिद बनाना। ये सब होने के साथ साथ जो पुरानी, जो आसपास के जो गांव हैं, बस्तियां हैं, वहां बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इसलिए पब्लिक आउटरीच भी किया जाता है। लोगों से पूछा जाता है कि आपके बाप दादाओं ने बताया होगा, आपके पूर्वजों ने बताया होगा कि यहाँ पे क्या होता था। हो सकता है वहां पे कोई लोकल डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई त्योहार हो, कोई और चीजें हो, कोई और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, उनको भी कोरिलेट करने के लिए उन सबको एक साथ जोड़ के उसका कॉन्टेक्स्ट बनाने का प्रयास भी किया जाता है। और ये सारी चीजें साइंटिफिक होती हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो एनालिसिस होती है उसको साइंटिफिक एनालिसिस माना जाता है। अब किसी ने ये कहा कि साहब पत्थरों को आप कैसे बताएंगे कि ये कितना पुराना है? तो वो जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मैं कल उनका अखबार में पढ़ रहा था स्टेटमेंट, तो लगता है कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से इस पूरी चीज को नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको जब ये रिपोर्ट मिलेगी, आने वाले दिनों में इंटरनेट पे रिपोर्ट की कॉपीज आपको मिल जाएंगी, आप इसको डाउनलोड करिएगा, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और जो मैंने आपको 8-9 पॉइंट बताए हैं कि आप उसमें उन चीजों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि चैप्टर वाइज आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में लिखा हो, नहीं भी लिखा हो तो आपको आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जिज्ञासा के अनुसार ये चीजें उस रिपोर्ट में मिल सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज्ञानवापी का पूरा मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है और आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें सामने आएगी। एक बार जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाए तब उसकी डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपके लिए करूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।